सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कंप्लीट साइंस की सीरीज जो है हमारी यहाँ पर चली हुई है और इस कंप्लीट साइंस की सीरीज में जो है आज हम यहाँ पर कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं फिजिक्स का मेरे भाई, ठीक है, जिसका नाम है तरंगे, इंग्लिश में इसको जो है वेव्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस चैप्टर से पहले जो है स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहां पर दे देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको उसको कवर करना है, ये चीजें आपके लिए बेहद जाननी जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अभी मैंने एक चीज नोटिस की है, चलिए ये बाद में बताऊंगा, पहले हम साइंस सीरीज के ऊपर फोकस करते हैं मेरे भाई, ठीक है। साइंस सीरीज के अंदर जो है हमारा ये 4th चैप्टर चला हुआ है मेरे भाई। इससे पहले मैं बहुत सारी चीजें कंप्लीट करवा चुका हूं। अगस्त से शायद हमारा ये फ्री इनिशिएटिव शुरू हुआ था मेरे भाई, ठीक है। अगस्त 2025 से हमारा ये फ्री इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर मैंने जो है 60 मार्क्स का आपको जो है प्लान बताया था मेरे भाई, ठीक है। मैंने कहा था 60 मार्क्स की जो है तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं और ये कंप्लीट मैं करवाऊंगा, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ गए थे आपके। हरियाणा जीके आ गया था, इंडिया जीके आ गया था, ठीक है, इंडिया जी के आ गया था। अभी ये जो मैं लिख रहा हूं और बता रहा हूं ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट रखिएगा, अभी पता लग जाएगा ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझनी मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा जी के मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, इंडिया जी के इसके अंदर आ गया, और क्या आ गया, कंप्यूटर इसके अंदर आ गया, ठीक है, कंप्यूटर इसके अंदर आ गया, एग्रीकल्चर इसके अंदर आ गया मेरे भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर इसके अंदर आ गया, करंट अफेयर इसके अंदर आ गया मेरे भाई, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए? एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो, हरियाणा जीके में कंप्लीट करवा चुका हूं, इंडिया जीके में कंप्लीट करवा चुका हूं, कंप्यूटर में कंप्लीट करवा चुका हूं, एग्रीकल्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं, करंट अफेयर का जो है 1 साल का मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, वो भी नेशनल का। ये अभी शॉर्ट में मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि सिलेबस इतना वाइड था, इसीलिए एक साथ 2 प्लेलिस्ट कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। बट डोंट वरी, जो मैंने 60 मार्क्स का इनिशिएटिव आपको प्रॉमिस किया था ना, ये मैं आपके एग्जाम से पहले कवर जरूर करवा दूंगा मेरे भाई। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, ये तो आधी ही चीजें हुई है मेरे भाई, आधी चीजें तो अभी पेंडिंग बची हुई है। कौन कौन सी पेंडिंग बची हुई है? हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपका बचा हुआ है आईपीसी, ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी आपका बचा हुआ है, जो ये नया लागू किया है 2023 वाला मेरे भाई, ठीक है। एक चीज ये आपकी बची हुई है, दूसरी चीज आपका हरियाणा करंट अफेयर बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्या बचा हुआ है? हरियाणा करंट अफेयर बचा हुआ है। उसके बाद जो है तीसरी और चौथी चीज आपकी क्या बची हुई है? इकोनॉमिक्स बची हुई है मेरे भाई, ठीक है, इकोनॉमिक्स बची हुई है। इकोनॉमिक्स वैसे तो इंडिया जीके का ये पार्ट है इकोनॉमिक्स, बट मैंने इंडिया जीके के अंदर जो है 3 ही सब्जेक्ट पर फोकस किया था। जो हमारी इंडिया जीके की 75 क्लासेज हुई थी ना, उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को ही मैंने जो है प्राथमिकता दी थी। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बचा हुआ है और जो है दूसरा क्या बचा हुआ है? दूसरा मेरे भाई एक और सब्जेक्ट होता है इसी के अंदर, कौन सा होता है मेरे भाई? इकोनॉमिक्स के अलावा भी एक और सब्जेक्ट होता है यार, जिसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है अभी रह गए हैं, इनके भी मैं जो है, वैसे तो एचएसएससी के अंदर इतने ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, मामूली एक आधा पूछ ले तो पूछ ले, वैसे तो ये बजट के अंदर ही कवर हो जाता है इकोनॉमिक्स वाला। फिर भी मैं इसके आपको 500 जो है क्वेश्चन देने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। तो इतना सारा सिलेबस अभी आपका पेंडिंग बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मुद्दा क्या है, मुझे पता है ये चीजें तो आपको भी पता है क्योंकि आप कुछ बच्चे मेरे साथ जो है काफी टाइम से जुड़े भी हुए हैं। यहाँ पे कहने का मुद्दा ये है मेरे भाई, मेन इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताता हूँ क्या मुद्दा है, ठीक है। मोस्टली मैंने एक चीज देखी है मेरे भाई, मैं यहां पर जो है इतना सीक्वेंस वाइज चीजें करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूं और मैं अकेला नहीं करवा रहा, बहुत सारे टीचर जो है ये चीजें करवा रही हैं। अब मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं? मात्र 50 से 60 व्यूज आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही मेरे भाई 8000 के आसपास सब्सक्राइबर है। अब जो अदर टीचर है ना, उनके सब्सक्राइबर कितने हैं? किसी के 100K प्लस हैं, ठीक है, किसी के 500K प्लस हैं, किसी के भाई 800 100K प्लस हैं, ठीक है, इनके भी व्यूज इतने ही आते हैं। किसी के 5K आ जाएंगे, किसी के 6K आ जाएंगे, किसी के 2K आ जाएंगे। यहाँ पे मुद्दा व्यूज का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। व्यूज आने का क्या मतलब है? बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है यार एचएसएससी तो फद्दू बना रही है, एचएसएससी टाइम पास कर रही है। बिल्कुल टाइम पास कर रही है, एचएसएससी ने जो है फिक्स कर रखा है। जो सरप्राइज है आपके लिए, अभी बताता हूं क्या सरप्राइज है, ठीक है। एचएसएससी ने एक जो है सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कि भाई उसने कुछ बच्चों को जो है अभी पीएमटी पीएसटी में नहीं बुलाया है, ठीक है। कुछ बच्चे पिटिशनर बने हुए हैं, हाई कोर्ट ने उनको अलो कर रखा है। अब कुछ बच्चों के पीएमटी पीएसटी चले भी हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट बयान आते हैं एचएसएससी
एचएसएससी की हम पीएचडी बहुत जल्द करवा देंगे, बहुत जल्द हम एग्जाम ले लेंगे, ऐसी चीजें चली हुई हैं। तो बच्चा पजल हो रखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों ने इस वजह से पढ़ाई को ब्रेक दे दिया है कि यार पता नहीं कब तक होंगी चीजें, देख लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी आपकी गलती है और एचएसएससी यही आपसे करवाना चाह रही है। क्यों करवाना चाह रही है? क्योंकि उसने पहले से ही जो है भीड़ को खत्म कर दिया है। हरियाणा में जो है 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, हरियाणा पुलिस का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किया 1 लाख बच्चों को, ठीक है। 1 लाख बच्चों को जो है इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, आधे से ज्यादा भीड़ इन्होंने यहीं खत्म कर दी। अब कोर्ट केस में बच्चे जो पिटीशन बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लो 1.5 लाख के आसपास जो है बच्चों को ये और बुला लेंगे। खैर ये तो सस्पेंस है, बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे ये तो बाद की बात है। अब जो है मेन चीज क्या आता है, मेन मुद्दा ये आता है, बच्चों ने रखी है पढ़ाई छोड़। अब ये क्या करेंगे, एकदम से एग्जाम दे देंगे मेरे भाई, ठीक है। एकदम से क्या दे देंगे, एग्जाम की ये डेट दे देंगे। एकदम से क्या दे देंगे, एग्जाम की डेट दे देंगे। और एग्जाम की डेट देने के बाद सबसे पहले बच्चे पता है कौन से फंसेंगे, 50 वाले बच्चे फंसेंगे, 55 मार्क्स वाले बच्चे फंसेंगे और 60 मार्क्स वाले बच्चे बचेंगे। अब आप बोलोगे कि यार ये बच्चे तो आए नहीं, इन बच्चों का तो पीएमटी पीएचडी नहीं हुआ। मेरे भाई जो जर्नल में बच्चे बैठे हैं ना 50, 55, 60 वाले, वो ऐसे ही बच्चे बैठे हैं क्योंकि उनका तो 50 वालों पे सबका नाम आ गया है। अब हाँ थोड़ा थोड़ा कट ऑफ कम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का मान लेते हैं 65, मतलब 60 के आसपास हो सकता है चलो नाम आ जाए, लेकिन मोस्टली बच्चे यही फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि एक तो डाउट में है कि भाई पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब एग्जाम होगा, इन्होंने स्टडी छोड़ रखी है। और यकीन मानना 70 प्लस ही कट ऑफ आपकी जाएगी मेरे भाई। हरियाणा पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, 70 कट ऑफ आपकी मिनिमम जाएगी, चाहे एग्जाम फद्दू से फद्दू आ जाए या फिर हार्ड से हार्ड आ जाए मेरे भाई, ठीक है। इससे प्लस ही जाएगी, इससे कम जो है कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। और जो मैंने आपको ये सिलेबस बताया है ना, इतना वाइड वाला सिलेबस, यकीन मानना जिस दिन आपकी एग्जाम डेट आ गई ना, उस दिन सिर्फ आपके मन में डर होगा, आपके मन में डाउट होगा, आपके मन में पैनिक होगा, सब कुछ ये चीजें आपके मन में होगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इतना वाइड सिलेबस आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। अभी भी आप तैयारी करने बैठोगे ना, 5-6 घंटे दोगे डेली, तब भी डाउट है मेरे को कि ये इतना सिलेबस आप कर पाओगे, क्योंकि मेरे को 8 से 10 महीने 1 साल होने वाला है, अभी तक सिर्फ मैं इतना ही सिलेबस कवर कर पाया हूं मेरे भाई। अब आप अपने ऊपर देख लेना कि कैसे इतना सिलेबस आप 1 से 2 या फिर 3 महीने में कवर कर पाओगे, कैसे 70 प्लस बच्चे की आप तैयारी कर पाओगे या फिर उसके लेवल पर आप तैयारी कर पाओगे मेरे भाई। ये एक सोचने वाली चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं सोच रहे हैं मेरे भाई। तो यकीन मानना जो बच्चे कंटिन्यूसली पिछले 8-10 महीने से पढ़ रहे हैं ना, तो यकीन मानना भाई आप ही का सिलेक्शन होगा। बस आपको एक चीज करनी है, ध्यान रखना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी डाउट क्रिएट नहीं होने देना है। अगर आपके मन में ये चीजें आती है ना, तो भी शौक होने की वाली जरूरत नहीं है। आप ये सोचना कि आप इंसान है भाई, इंसानों को ये चीजें आती हैं। फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर आप इन चीजों के बीच में फर्क कर पा रहे हैं ना, कि भाई ठीक है यार डाउट आते हैं, एक लंबी प्रोसेस होती है 8-10 महीने की, ये सारी चीजें एक नॉर्मल चीजें हैं मेरे भाई, नॉर्मल बात है ये चीजें किसी के इंसान के दिमाग में आनी। बस मैं इतना ही कहता हूं, अगर आपके मन में ये दिमाग आए तो आप ये कहना कि मैं बहुत आगे हूं, बहुत सारा सिलेबस मैंने कवर किया है। अगर सिलेक्शन होगा तो इन्हीं चीजों के साथ सिलेक्शन होगा, इसी स्ट्रेटेजी के साथ सिलेक्शन होगा, अदरवाइज किसी का सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। वो चीज तो दिमाग से निकाल ही देना कि 1.5, 2, 2.5, 3 महीने में यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपको पता होगा तो कल जो है कौन सी तारीख थी, 24 मई तारीख थी ना, यूपीएससी का एग्जाम हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, परी का एग्जाम। वो एग्जाम का लेवल देख लेना, आपको जो है समझ आ जाएगा एचएसएससी इतना डिफिकल्ट क्यों जा रही है। क्या हो रहा है कि यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड और आगे बढ़ा लिया है, स्टेट पीसीएस ने अपना स्टैंडर्ड यूपीएससी लेवल का कर लिया है, और जो अन्य बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि एचएसएससी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड्स हो गए, वो अपना जो लेवल है वो स्टेट पीसीएस बोर्ड पर चले गए। तो ये इसीलिए जो है इतनी डिफिकल्ट चीजें हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और ये सब होना नॉर्मल है मेरे भाई। ये इसका एक जो मोटा मोटा रीजन मेरे को समझ आता है ना, वो क्या है, जनसंख्या बढ़ जाना मेरे भाई। अत्यधिक भारत की जो जनसंख्या ना वो अत्यधिक बढ़ गई है मेरे भाई। अब क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भाई, उनको रहने के लिए घर भी चाहिएगा, उनको खाने के लिए भाई खाना भी चाहिएगा। तो इस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज पर पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे। अब क्या आ रहा है, यही तो हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। आदिवासी जो थे वो शहरों में आ गए हैं, खैर ये मुद्दा नहीं है, आदिवासी शहरों में आ गए, सिर्फ ये मुद्दा है ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। वर्तमान में आप गर्मी का लेवल चेक कर लेना, 50 शहर सूचित किए गए हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में 50 शहरों को सूचित किया गया है सबसे गर्म शहर। और सबसे गर्म शहर ये 50 के 50 पता है कहां है, पता चल गया होगा कहां पर है भाइयों और बहनों, हमारे इंडिया में ही है 50 के 50 शहर मेरे भाई, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या होगी, सूखा पड़ जाएगा, जमीनें बंजर हो जाएंगी, लोग खाने के लिए तरसेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, ये चीजें होने वाली है इन फ्यूचर में मेरे भाई।
ठीक है। तो अपनी लाइफ को इतना इजीली मत लो, फोनों को साइड रखो, इंस्टाग्राम फेसबुक चलो चला लो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चला लो, आधा घंटा 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट ही करना है ना तो किताबों में करो मेरे भाई। सिलेक्शन हो ना हो ये अलग लेवल की बात है, लेकिन आपका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा, आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि अदर किसी जॉब में जो है आप इजीली स्किप कर पाएंगे मेरे भाई। यही मुद्दा था इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो चीज़ें आपको बतानी बेहद ज़रूरी थी। ठीक है, 100 में से यकीन मानिएगा सिर्फ 10 बच्चे ही जो है इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी 90 तो ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि मैं रोज़ शाम को घूमने जाता हूँ, मैदान में जो है खेलने जाता हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को बातें करते सुना है, देखता है। कोई बच्चे के मन में मैंने ये नहीं सुना कि बातें करते हुए नहीं सुना कि यार मेरा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने पढ़ाई पर ध्यान दे रखा है पूरा। सारे इसी बातों में लगे पड़े हैं, यार पीएचडी तो गर्मी में होगा, जून के महीने में होगा, बच्चों को बाहर करना है, ये है बला है बला है फलाना है ढिमकाना है, ये बातें उनकी रहती है मेरे भाई। तो आप इन बातों से आगे निकलो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंतिम परीक्षा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा लास्ट टाइम में, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो आपका सिर्फ लिखित परीक्षा के बिहाफ पर होगा मेरे भाई। सिंपल सी चीज़ है मेरे भाई। ठीक है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और ये चीज़ें नहीं समझ आई ना तो यकीन मानिएगा आप स्टडी में कहीं भी लाई नहीं करते हो मेरे भाई। ठीक है, कहीं पर भी आप जो है नहीं हो, आप बहुत पीछे हो, आप सिलेक्शन की दौड़ में बहुत पीछे हो मेरे भाई। ठीक है, तो समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा वाइड और बड़ा सिलेबस है एचएसएससी का, जिसको नहीं कवर किया जा सकता, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, आज भी यूट्यूब पर आप जाओगे ना, हरियाणा जीके चली हुई है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ मेरे भाई, और बच्चे देख रहे हैं उनको हरियाणा जीके को। 25 नंबर से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। और यकीन मानना ये चीज़ वो बच्चे नहीं समझ पा रहे जो 50, 55, 60 के बीच में है। जो सीरियस बच्चा है ना, जो 70 प्लस लिए बैठा है पहले से सीईटी परी के अंदर 2025 के अंदर, उस बच्चे को ये चीज़ पता है, और वो बच्चा हरियाणा जीके कर भी नहीं रहा मेरे भाई, और सिलेक्शन भी वहीं से होगा 10% से। आई बात समझ में? अगर आपको समझ आ गई होगी तो आई होप आज से आप तैयारी शुरू कर दोगे और बहुत सारी चीज़ें आप कवर करना स्टार्ट कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, एचएसएससी के रिगार्डिंग, जीके जीएस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना भाई। जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझे नॉलेज है वो सारी आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है तरंग संचरण मेरे भाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो चैप्टर का नाम है वो तरंगे हैं, इंग्लिश में इनको वेव बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तरंग संचरण, तरंग संचरण, संचरण का क्या मतलब होता है? संचरण मतलब घूमना, एक दूसरे मतलब इस साइड से उस साइड घूमना। ठीक है, इस साइड से इस साइड जो है घूमना, इसको संचरण बोलते हैं। यानी कि तरंग संचरण, वेव संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर बने रहते हैं लेकिन ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये तरंग है मेरे भाई। ठीक है, ये एक तरंग है, तो इस तरंग की कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इसमें छोटे छोटे कण होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो हवा के जो मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो कण होते हैं, ये अपने स्थान पर एक स्थान पर स्टैटिक रहते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन जो ऊर्जा होती है ना वो एक कण से दूसरे कण में जो है जाती है। ठीक है, ये जो ऊर्जा है ना ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? क्या कण गति हो जाएगा, क्या तरंग गति वेव मोशन हो जाएगा, क्या विसरण हो जाएगा, या फिर संवहन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरंग गति वह प्रक्रिया है मेरे भाई जिसके प्रक्रिया के माध्यम से तरंग संचरण जो है, कण तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं मूव करते हैं लेकिन जो ऊर्जा होती है ना वो जरूर जो है मूव कर जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो मैंने यहां पे लिख दी है। देखो, तरंग गति माध्यम में एक विक्षोभ है यानी कि डिस्टर्बेंस है मेरे भाई। ठीक है, इसमें माध्यम के कण अपनी मूल स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं। जो ये प्रक्रिया है ना तरंग गति की, इसके अंदर जो कण होते हैं ना, छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, वो जो है आगे नहीं बढ़ते हैं, वो जो है एक ही स्थान पर स्टैटिक रहते हैं। केवल कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। इस कंपन के माध्यम से ऊर्जा और संवेग एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होते हैं मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है मेरे भाई, ध्वनि तरंगे साउंड वेव किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों का उदाहरण हो जाएंगी? तो ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो है ये उदाहरण हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साउंड वेव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स माध्यम के कणों के कंपन से जो है आगे बढ़ती है मेरे भाई। जो कंपन होता है ना, कंपन होता है
डिस्टरबेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे डिस्टरबेंस होता है। इसी के माध्यम से जो है ध्वनि तरंगे आगे बढ़ती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों के विस्थापन या कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर पैरेलल होती है, मतलब ये पैरेलल चलती है, सीधी चलती है मेरे भाई, ठीक है। हवा में चलने वाले ये तरंगे संपीड़न कंप्रेशन यानी उच्च दबाव का क्षेत्र और विरलन यानी कम दबाव का क्षेत्र जो है बनाती हैं। इन्हें आगे बढ़ने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें यांत्रिक तरंगे जो है कहा जाता है मेरे भाई। जो ध्वनि तरंगे होती है ना, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया या फिर गैस हो गया मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। अन्य विकल्प यहां पे दिए गए हैं, इनकी भी डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत है। यहां पे हमने क्या देखा, अनुदैर्ध्य तरंगों को देखा, अब हम अनुप्रस्थ तरंगों को देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे देख लो, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में भी दिया गया है। 1 सेकेंड, ये रहा अनुप्रस्थ तरंगे। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर गति करते हैं। अब जो दो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो अनुदैर्ध्य तरंग, दैर्ध्य कैसे लिखेंगे, दैर्ध्य ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग मेरे भाई। कुछ याद आया आपको, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए ये तरंग आप याद रखना। कुछ याद आया, ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इंडिया जीके की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें भी जो है एक भूकंप का चैप्टर आया था, और मुझे याद है वहां पर भी ये मैंने दोनों चीजें आपको करवाई थी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जब भी आपसे पूछे ना अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं, तो आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंगे पैरेलल चलती हैं, ये सीधी चलती हैं मेरे भाई, ठीक है। ये ऐसे चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं। लेकिन आपसे अनुप्रस्थ तरंग पूछ ले, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स उनको बोलते हैं, तो ये कैसे चलती है, तो ये मेरे भाई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है मेरे भाई, ठीक है। ये ऐसे चलती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। यही चीज यहां पे लिखी गई है, देखो अनुप्रस्थ तरंगे इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर गति करते हैं, जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर बनी तरंगे। अब अगर आप पानी की मतलब समुंदर है या फिर कोई भी नदी है, उसमें आप पत्थर फेंकोगे तो वो भी तो लहर की दिशा में ऐसे ही चलती है ना, वही चीजें बताई गई है। विद्युत चुंबकीय इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी प्रकाश की गति से चल सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, ये डायरेक्ट पूछता है जो है किसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और किसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रेडियो तरंगे भी दी गई है, इसको भी देख लेना। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, और इसका उपयोग जो है संचार प्रणाली में किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एवरीथिंग चीज मैंने यहाँ पे लिख कर दे दी है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है। चाहे तो आप एनसीईआरटी साइंस की किताब पढ़ लेना, चाहे ये पीडीएफ पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, बस पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार नहीं 100 बार मैं ये बात आपको बताऊंगा मेरे भाई। जब तक ये चीज़ नहीं करोगे सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। कितने भी साल तैयारी कर लेना, कितने भी अटेम्प्ट दे लेना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप खुद से तैयारी नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अनुप्रस्थ तरंगे, अभी देख के आए हैं, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं। ये लंबवत चलती है, माध्यम में किन संरचनाओं के रूप में आगे बढ़ती है। अभी हम देख के आए हैं लंबवत चलती है मेरे भाई, श्रृंग और ग्रत। अभी देख के आए ना, क्रस्ट एंड थ्रो, इसके माध्यम से जो है ये आगे बढ़ती है मेरे भाई, ठीक है। अनुदैर्ध्य कैसे बढ़ती है, पैरेलल बढ़ती है आगे। देखो यहां पे क्या लिखा गया, जब अनुप्रस्थ तरंगे किसी माध्यम से गुजरती हैं, तो माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं मेरे भाई। इस गति के कारण माध्यम में ऊपर और नीचे की ओर उभार बनते हैं, ठीक है। ये उभार बन गया, ये देखो ये उभार बन गया, ये उभार बन गया, ठीक है। तरंग संचरण के दौरान माध्यम में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन वाले बिंदु को श्रृंग, ये जो ऊपर वाला बिंदु है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको श्रृंग बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। हिंदी में इसको श्रृंग बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं मेरे भाई। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन वाले सबसे गहरे बिंदु को गर्त बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। गर्त बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। कई बार यहाँ पे जो है प्राकृतिक झील भी बन जाती है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था मेरे भाई। आई बात समझ में, जब भूकंप आते हैं। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए किस भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो किस भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, वायु की नहीं, जल की नहीं, प्रकाश तरंगों की ये बात कर रहा है। निर्वात किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे ऊपर वाले शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन में यही बात हमने
डिस्कस की थी। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ऊपर मैंने लिखा था ना, देखो बता देता हूं, सारी चीजें आपको लिख के दे दी है मैंने, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ये देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे आया था ना, यहां पे आया होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये रहा विद्युत चुंबकीय तरंग। इन्हें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और यकीन मानना यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये डिटेल से एक क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना, पूरा एक क्वेश्चन में 4 से 5 फैक्ट मैंने दे दिया है। अब इनमें से कोई भी लाइन उठा के वनडे एग्जाम्स में आपको उठा के दे देगा, और आप जो है तुक्का मारने पर मतलब तुक्का मारने पर आप मजबूर हो जाओगे। क्यों मजबूर हो जाओगे? क्योंकि आपने डिटेल से नहीं पढ़ा मेरे भाई, ठीक है। साफ साफ यहां में मैंने लिख के दे दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया, कहां पे गया, ठीक है, कहां गया रे, ये रहा, प्रकाश तरंगे संचरण के लिए किस भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो बस आपको पता चल गया, प्रकाश तरंगे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, किसी माध्यम की इनको आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखो प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इनको कहा जाता है। इन तरंगों का निर्माण बदलते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होता है मेरे भाई। इसी कारण इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी भौतिक या द्रव्यमान जैसे ठोस, द्रव या फिर गैस की आवश्यकता नहीं होती है। इसको डिटेल से आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। मैं बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूं, साइंस को मैं इतना अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना मैंने इंडिया जीके, हरियाणा जीके या फिर कंप्यूटर एग्रीकल्चर को पढ़ाया। वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, उन पर मेरा अच्छे से पकड़ है और मेरा इंटरेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। फिर भी साइंस बेसिक जितनी मेरे को आती है या फिर थोड़ा बहुत मेरे को पढ़ना भी पड़ता है। देखो आपसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हूं मेरे भाई, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं कोई एक सर हूं या फिर कोई मेरे पास डिग्रियां है बीएड वगैरह की। जो सच है साफ कहना, सुखी रहना, सिंपल सी बात है मेरा भाई, एक ही लॉजिक है मेरा, लॉयल रहना, ठीक है। जैसे मैं अपनी पढ़ाई के प्रति लॉयल हूं ना, वैसे ही आपको भी अपनी पढ़ाई के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा मेरे भाई। इसका कोई तरीका नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? लॉयल रहना पड़ेगा, किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, समय आपको देना पड़ेगा, बैठना आपको पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? मेरा इतना है कि साइंस में आपको इतनी कमी नहीं होने दूंगा, कोई कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा। सारा कंटेंट जितना आपको दूंगा व्यवस्थित करके दूंगा, मैनेज करके दूंगा। कहीं आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहला चैप्टर आ गया अब 9वां चैप्टर आ गया, ऐसा कैसे मैं याद करूं। नहीं, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स को, ठीक है, फिजिक्स को हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेके 10 चैप्टर। उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे हम 1 से लेके 9 चैप्टर। उसके बाद उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बायोलॉजी आएगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी को हम पढ़ेंगे 1 से लेके 10 चैप्टर मेरे भाई। ऐसे सीक्वेंस पढ़ेंगे, सारा डाटा आपको दूंगा और सारा डाटा एनसीईआरटी से ऑथेंटिक रिसर्च करके आपको सारा डाटा दूंगा। इतना काम मैं कर सकता हूं मेरे भाई साइंस में। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो वो आपके एंड से कमी होगी मेरे भाई, मेरे एंड से कमी नहीं रहने वाली मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस किरण की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता यानी कि चीरने वाली क्षमता। तो आप सभी जानते हैं भाई अल्फा, बीटा और गामा किरणें होती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा मेरे भाई, ठीक है। ये 3 किरणें होती हैं और तीनों किरणें रेडियो धर्मिता के अंदर आती है मेरे भाई, ये ठीक है। अल्फा की जो किरणें होती है ना, इसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है मेरे भाई, और बीटा की सबसे ज्यादा होती है मेरे भाई, ठीक है। नीचे लिखा भी होगा, कोई नहीं, दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड, ठीक है। तो गामा किरणें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है मेरे भाई। आइए देख लेते हैं यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यकीन मानना, ये सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यांत्रिक तरंगे, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंगे, बिल्कुल आसान भाषा में इसकी परिभाषा लिख दी, उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अनुप्रस्थ तरंगे, परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी, उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिया। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अब हर चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। देखो यहाँ पे तरंग का नाम है गामा किरणें, एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, विजिबल किरणें, ठीक है, और क्या लिख दिया, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो तरंगे हो गए, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से लिख दिया, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख दी, उदाहरण यहाँ पे लिख दिया और खोज करता। इससे डिटेल में मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊंगा या फिर आपको मिल पाएगा मेरे भाई। फ्री कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फीस वाले में तो शायद मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जो HSSC यूट्यूब पर फ्री वाली क्लासेस होती है ना, उनमें इतना डिटेल से आपको नहीं मिलेगा, इतना मेरा विश्वास है मेरे भाई। ये चीज आप भी देख पा रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बता दिया करो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिटेल से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। अब देखो, भेदन क्षमता आपको पता चल गई, सबसे कम किसकी है, अल्फा की, और सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की मेरे भाई। अब मैंने डिटेल से लिख दिया है। पहले होते हैं यांत्रिक तरंगे मेरे भाई, यांत्रिक तरंगे और विद्युत
चुंबकीय तरंगे दो प्रकार की होती है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम यांत्रिक तरंगों को बढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है थोड़ी सी, यांत्रिक तरंगे क्या होती है। इन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए भौतिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव या फिर गैस की आवश्यकता होती है। सीधा सा आपको याद रखना है, यांत्रिक तरंगों को जो है चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ठोस, द्रव या फिर गैस मेरे भाई, ठीक है। ये किसके अंदर नहीं चल सकती, ये निर्वात के अंदर नहीं चल सकती। इनकी खोज एक वैज्ञानिक ने नहीं की मेरे भाई, ठीक है। इनकी खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, बल्कि समय के साथ गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के सिद्धांत से इनका जो है विकास हुआ है। सबसे पहले अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में देख लेते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा, अनुदैर्ध्य तरंगे, जब माध्यम के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, मतलब कि ये सीधी चलती है भाई मेरे भाई, ठीक है, पैरेलल चलती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे, और यहीं पर जो है ये आगे पीछे कंपन करती है, ऐसे ऐसे जो है ये कंपन करती है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे चलती है अनुदैर्ध्य तरंग मेरे भाई। उदाहरण की बात करूं तो हवा में ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर बनी तरंगे, ये किसका उदाहरण है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में से जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई एक उदाहरण देके 4 ऑप्शनों में कह देगा, बताइए अनुदैर्ध्य तरंगों का जो है उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे भाई। इससे डिटेल में मैं आपको नहीं दे सकता, इससे आसान में मैं आपको नहीं दे सकता, इसने इतने साफ तरीके से जो है मैं नहीं दे सकता इससे ज्यादा मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग मैंने आपको बता दिया है, अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। वैसे तो मैं ये ऊपर भी बता चुका हूं, बट डोंट वरी, मैं बार बार बोलता हूं, मल्टीपल्स टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में आप याद नहीं रख सकते, लिख लेना इस चीज को मेरे भाई। जब तक आप मल्टीपल्स टाइम नहीं कंप्लीट करते ना बुकों को, तब तक आप भूल जाना कि चीजें आपको याद रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए। आई बात समझ में। चलिए अनुप्रस्थ तरंगों को देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं। जब माध्यम के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे गति करते हैं, बता चुका हूं, ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। उदाहरण, शांत पानी में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें, सितार या गिटार के खींचे हुए तार की कंपन, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगों के ये उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई। अब देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे भाई, ठीक है। इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी प्रकाश की गति से दौड़ सकती है। इन सभी तरंगों के सामूहिक सिद्धांत की खोज जो है जैसे क्लर्क मैक्सवेल ने की थी, लेकिन अलग अलग तरंगों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा था। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गामा किरणें लिखी है मेरे भाई, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली अत्यंत विनाशकारी किरणें होती है मेरे भाई, याद रखना। गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो सबसे भाई कम होता है मेरे भाई, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा इसके अंदर होती है, सबसे कम इसका तरंग दैर्ध्य होता है, और सबसे अत्यंत विनाशकारी ये होती है। जैसे हमने भूकंप वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, वहां पे भी हमने तीन जो है तरंगे देखी थी, पी वेव्स देखी थी, ठीक है। उसके बाद कौन सी देखी थी भाई, प्राइमरी देखी थी, सेकेंडरी देखी थी, और लव देखी थी। सबसे जो है कम विनाशकारी कौन सी थी, प्राइमरी थी मेरे भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी थी, सबसे ज्यादा है जो है लव तरंगे जो है सबसे विनाशकारी थी। ऐसे ही आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। उदाहरण की बात करूं तो गामा किरणें का उदाहरण क्या हो जाएगा, कैंसर के इलाज में जो है रेडियोथेरेपी और परमाणु रिएक्टर में जो है इसका उपयोग किया जाता है। खोजकर्ता की बात करूं तो पोल विलार्ड के द्वारा जो है गामा किरणों की खोज की गई थी मेरे भाई। आई बात समझ में। यहां तक आगे चलते हैं। एक्स किरणें। एक्स किरणों की डेफिनेशन की बात करूं तो उच्च ऊर्जा वाली किरणें जो त्वचा को पार कर सकती हैं लेकिन हड्डियों को नहीं मेरे भाई। एक्स किरणें जो होती है ना, त्वचा को पार कर सकती है लेकिन हमारी हड्डियों को जो है ये पार नहीं कर सकती। टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए मेडिकल स्कैन में जो है एक्स किरणों का यूज किया जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, तो विल्हेम रोंटजन के द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज की थी। पैराबैंगनी किरणों की बात करूं तो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज इनको इंग्लिश में बोला जाता है। सूर्य से निकलने वाली उच्च ऊर्जा वाली किरणें जो आंखों से जो है नहीं दिखती मेरे भाई, ठीक है। इसका यूज कहां पर होता है, आरओ होता है ना, जो हमारे घर में आरओ प्योरीफायर होता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए, उनके कीटाणु मारने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है मेरे भाई। और इसकी खोज किसने की थी, तो यूवी रेज की खोज जो है जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी मेरे भाई। विजिबल लाइट की बात करूं, दृश्य प्रकाश किरणों की, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का इकलौता हिस्सा जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं मेरे भाई। दृश्य प्रकाश इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसको हमारी आंखें जो है देख सकती है। इसका यूज कहां पर होता है, बल्ब में, मोमबत्ती या सूर्य से आने वाली रोशनी जिससे दुनिया दिखती है मेरे भाई, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन प्रिज्म प्रयोग द्वारा जो है रंगों को अलग इन्होंने करके दिखाया था मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज मेरे भाई, ठीक है। जो हमारा टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें यही किरणों का जो है यूज किया जाता है। इन्हें ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए ये चारों मतलब जितनी हमने यहाँ पे एक्स किरणें
किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, अल्फा किरणें हो गई, अवरक्त किरणें हो गई। ये चारों ऑप्शन आपको दे देगा आंसर में और कह देगा बताइए निम्नलिखित में से किन जो है किरणों को जो है ऊष्मा तरंगे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड तरंगों को जो है, अवरक्त किरणों को जो है ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि ये छूने पर गर्मी का एहसास कराती है मेरे भाई। टीवी के रिमोट कंट्रोल में और नाइट विजन कैमरों में जो है इनका उपयोग किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल के द्वारा जो है अवरक्त किरणों की खोज की गई थी मेरे भाई। आगे चलते हैं, माइक्रोवेव, कम तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगे जो पानी के अणुओं को तेजी से कंपन कराती हैं। रसोई के माइक्रोवेव ओवन में और रडार प्रणाली में जो है इनका उपयोग किया जाता है। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडियो तरंगों की बात करें तो रेडियो तरंगों सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और सबसे कम ऊर्जा वाली सुरक्षित तरंगें होती हैं। मोबाइल नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है, एफएम रेडियो में इसका उपयोग किया जाता है, वाईफाई सिग्नलों में जो है रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज मार्कोनी वायरलेस संचार के जनक जो है इनको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक जो है सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। रट्टा मार लो, रट्टा ही मार सकते हो मेरे हिसाब से, इनका जो है किसी तरीके से कोई जो है समझाने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको तरंगे दे देगा, या तो आपसे जो है उनका वैज्ञानिक खोज पूछ लेगा किसने खोज की थी, या फिर उनकी जो है मेरे भाई उदाहरण पूछ लेगा कहां कहां उनका यूज होता है मेरे भाई। तो ये वेव जो चैप्टर है ना हमारा, जो अभी चौथा चैप्टर चल रहा है तरंग, इसके अंदर से यही क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सूर्य के प्रकाश का वह कौन सा हिस्सा है जो त्वचा के कैंसर का कारण बन सकता है और जिसे ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको पता होगा, सभी को पता है भाई। सूर्य का प्रकाश का वह कौन सा हिस्सा होता है? पैराबैंगनी किरणें होती है जिनसे त्वचा का कैंसर हमको हो सकता है। तो पैराबैंगनी किरणें जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा। ठीक है, डिटेल से मैंने सारी चीजें यहां पे लिख दी है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। आई बात समझ में? पढ़ के दिखाऊं क्या? पढ़ लेना यार प्लीज, ठीक है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे मैंने सभी चीजों के बारे में लिख दिया है। दृश्य प्रकाश ये वो हिस्सा होता है सूर्य का जिसको हम देख सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया भी था। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, अभी मैंने आपको बताया था मेरे भाई, इंफ्रारेड इनको ऊष्मा तरंगे भी बोलते हैं। और टीवी के अंदर जो टीवी का रिमोट होता है ना, उसके अंदर जो है हम इसका उपयोग करते हैं मेरे भाई। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे आप सभी जानते हैं, माइक्रोवेव, इनका उपयोग उपग्रह संचार और रडार प्रणालियों में लंबी दूरी सिग्नलों में भेजने के लिए किया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 अभी बता के आया हूं, आई होप आपको पता होगा। टीवी रिमोट में मुख्य रूप से किन तरंगों का उपयोग संकेतों को भेजने के लिए किया जाता है? अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड किरणों का उपयोग जो है टीवी रिमोट में जो है किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारा डिटेल से आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जब किसी बाहरी बल की आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी वस्तु की प्राकृतिक आवर्ती के बराबर हो जाती है। जब कोई बाहरी बल की आवर्ती, मतलब बाहरी बल क्या होता है मेरे भाई? बाहरी बल क्या होता है? किसी चीज पर अगर आप बाहर से बल लगा रहे हो, बाहर से लगाया गया बल मेरे भाई। ठीक है, मैं ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में समझा सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको भी ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें एक एक लाइन एक एक मतलब आप समझते चलोगे ना तो चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। याद रखना, ऐसे अगर आप रट्टा मारोगे ना कि भाई जब किसी भारी बल की आवर्ती वस्तु की प्राकृतिक आवर्ती के बराबर हो जाती है तो कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? कभी भी क्वेश्चन में वो चेंज करके कुछ भी चेंज कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, बाहरी बल जब आप लगाओगे, बाहर से लगाया गया बल यानी कि आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, वस्तु की प्राकृतिक आवर्ती के बराबर है। मतलब जिस वस्तु पर आप लगा रहे हो, किसी वस्तु पर तो लगा रहे होगे ना, उस वस्तु की प्राकृतिक आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है और कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को क्या बोला जाता है? अनुनाद बोला जाता है, यानी कि रेसोनेंस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से हम देख लेते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई आवर्ती बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की आवर्ती पर कंपन करने लगती है। यदि इस बाहरी बल की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की स्वाभाविक प्राकृतिक आवर्ती के बिल्कुल बराबर हो जाए तो एक विशेष स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति में बाहरी बल द्वारा वस्तु को दी जाने वाली ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, जिससे वस्तु के कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, डेफिनेशन याद जरूर रखना मेरे भाई। ठीक है, कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु है मेरे भाई। ठीक है, इस पर आपने बाहर से बल लगाया। ठीक है, इस पर जब आप बाहर से बल लगाओगे ना तो क्या होगा मेरे भाई? आयाम जो होगा ना,
एम्पलीट्यूड वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी को क्या बोला जाता है, इसी परिघटना को अनुनाद बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसी कारण सेना को पुल पार करते समय कदम ताल न करने का जो है निर्देश दिया जाता है ताकि पुल न टूटे मेरे भाई। ये एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया है मेरे भाई। परिघटना अनुनाद का एग्जाम्पल क्या है, इस कारण सेना को पुल पार करते समय, जब सेना पुल पार करती है ना तो कदम ताल न करने, मतलब कदम ताल एक साथ जो है कदम जो मिला के चलते हैं ना, एक साथ कदम मिला के चलते हैं, वो कदम न मिलाने की जो है उस समय कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। अभी ऊपर बता के आया हूं किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये एक्स किरणें त्वचा के तो आर पार जा सकती हैं लेकिन हड्डियों के आर पार नहीं जा सकती है, इसीलिए हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनको आप डिटेल से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं किसी तरंग के माध्यम के कणों का अपनी मूल स्थिति में एक और होने वाला अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है। तो अधिकतम व्यवस्थन जो है आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, देख लेते हैं, जब कोई तरंग किसी माध्यम से गुजरती है, जब कोई तरंग यानी कि वेव किसी माध्यम से गुजरती है, किसी भी माध्यम से तो गुजर रहे हुए ना, ठोस द्रव या फिर गैस, तो माध्यम के कण अपनी मूल या माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करेंगे। ढाई सी बात है, या तो अनुदैर्ध्य तरीके से गति करेंगे या फिर अनुप्रस्थ तरीके से गति करेंगे। माध्यम के कणों का अपनी इस मूल स्थिति में किसी भी एक और होने वाला जो सबसे अधिक या अधिकतम झुकाव होता है उसे ही तरंग का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आयाम को आमतौर पर अक्षर आएगा मेरे भाई, अक्ष ए से दर्शाया जाता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूं ना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा बताइए आयाम को किस द्वारा दर्शाया जाता है, किस अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप बोलेंगे ए मेरे भाई। ठीक है, ए मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रक भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इसका जो है इसका मात्रक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्वनि तरंगों के मामले में आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि तरंगों के मामले में आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा ना, ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी मेरे भाई। ठीक है, यानी ध्वनि की प्रबलता जो है आमतौर पर आयाम पर निर्भर करती है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी पढ़ लेना भाई, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और आवर्तकाल। ठीक है, ये पढ़ लेना भाई, ये याद, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, कैसे पूछ सकता है बताइए, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो है वेवलेंथ को जो है किस साइन से दर्शाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लैम्डा दे देगा, अल्फा दे देगा, गामा दे देगा और बीटा दे देगा। तो बताइए भाई निम्नलिखित में से तरंग दैर्ध्य को किस अक्षर से दर्शाया जाता है, यानी कि इसका चिन्ह क्या है, साइन क्या है, सिंबल क्या है। तो आप बताएंगे लैम्डा से जो है मेरे भाई तरंग दैर्ध्य को दर्शाया जाता है। ऐसे ही आवर्ती फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेना, इसका मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा, और आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, इसको भी बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आसान भाषा में समझ आना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, विबग्योर मेरे भाई। ठीक है, विबग्योर, ये विबग्योर, YOR, विबग्योर। ठीक है, 3 3 6 7 हो गए ना। ठीक है, ठीक है, ये 7 कलर होते हैं मेरे भाई। अब आपसे क्या पूछा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है मेरे भाई। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, फैलाव होता है किसी रंग का, ये चीज लिखी भी हुई है, वहां से ही बता देता हूं, कोई नहीं। जो रंग, बस इतना सा डेफिनेशन में याद रखना, जो रंग ज्यादा फैलेगा, ठीक है, फैलेगा, उतना ही कम दूर तक दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, कम दूर तक दिखेगा मेरे भाई। यानी कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होएगा मेरे भाई, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक मेरे भाई लाल कलर का होएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पर सारी चीजें मैंने लिखी भी है, चलिए लिखा है ना, हाँ ये लिखा गया मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेना, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जो सफेद रंग होता है ना, सफेद कलर का रंग होता है, जब उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो वो रंग जो है 7 टुकड़ों में बट जाता है। इनका मतलब है, V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, I का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और रेड का मतलब R मेरे भाई। ठीक है, इस दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, यानी कि 700 नैनोमीटर जो है इसकी होती है मेरे भाई। इसीलिए ट्रेन को रोकने के लिए जो लाल कपड़ा दिखाया जाता है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये फैलता सबसे कम है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पे मैंने
उतना ही कम दूर तक दिखेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी गया है, ठीक है। तो ये देखो तरंग दैर्ध्य के आधार पर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यानी कि रेड लाल रंग, क्योंकि यह क्रम में आखिरी है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वोयलेट बैंगनी है, क्योंकि यह क्रम में सबसे पहला है। प्रकीर्णन फैलाव के आधार पर सबसे अधिक फैलाव किसका होगा, बैंगनी का होगा। सबसे कम भी सबसे ज्यादा फैलाव इसका होता है, यानी कि ये सबसे कम दूर तक दिखेगा जो मैंने अभी बताया था। और सबसे कम फैलाव कौन सा होगा, रेड कलर का सबसे कम फैलाव होगा, इसीलिए ये सबसे दूर तक दिखता है मेरे भाई। आई बात, चीजें थोड़ी सी अटपटी चीजें हैं, थोड़ी सी आगे पीछे, एग्जामिनर यकीन मानना इन्हीं को आगे पीछे करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, 4 तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको यहीं पे बता भी देता हूं, ठीक है। या तो सबसे ज्यादा आपसे तरंग दैर्ध्य पूछेगा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है। या फिर आपसे क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा मेरे भाई आपसे क्या पूछेगा, प्रकीर्णन पूछ लेगा, सबसे ज्यादा फैलाव किसका है, सबसे कम किसका फैलाव है। ये 2 ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 4 प्रकार के ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बस इसको ध्यान से एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेना। जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा ना, वो सबसे ज्यादा दूर तक दिखेगा मेरे भाई। आई बात समझ में, ये चीज आप याद रखना। जिसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा ना, वो क्रम में आखिरी है मेरे भाई, ठीक है। रेड कलर का है, ठीक है। मैंने बताया था ना, विबग्योर, विबग्योर, IOR। ये देखो आर मतलब रेड सबसे लास्ट है, और ये वी मतलब वोयलेट बैंगनी, ये सबसे पहला है। तो देख लेना, देखो यहाँ पे लिखा है तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है क्योंकि यह क्रम में आखिरी है, रेड है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वोयलेट बैंगनी है, ये पहला है। बस ऐसे भी आप याद रख लो, किसी भी तरीके से याद रख लो, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। आई बात समझ में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है माइक्रोवेव ओवन और रडार प्रणाली में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम देख के आए माइक्रोवेव तरंगों में सूक्ष्म तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारा डिटेल से बैठ के आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ मैंने लिख के दे दिया, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्या बोल रहा है, संचार व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे मोबाइल और रेडियो प्रसारण में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है। ये भी मैंने ऊपर जो टेबल दिखाई थी उसके अंदर आराम से बताया था, उस टेबल का अच्छे से रट्टा मार लेना, वहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेडियो वेव्स हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो संचार व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, उसमें मोबाइल और रेडियो प्रसारण में जो है रेडियो तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे व्याख्या दी गई है, बस इसको बैठ के आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है रेडियो सेट को ट्यून करना, किसी स्टेशन को पकड़ना भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे भाई। जो रेडियो सेट होता है ना, हम वो गोल गोल बटन घुमाते हैं और जो है उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा 92.7 FM जो भी आते हैं ये, उनको सेट करते हैं। किसी स्टेशन को पकड़ना फिजिक्स के किस सिद्धांत पर यह काम करता है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, अनुनाद पर, अनुनाद फिजिक्स के अनुनाद रेसोनेंस पर जो है ये काम करता है मेरे भाई। रेडियो सेट के भीतर एक LCR परिपथ होता है, सर्किट होता है, जिसकी अपनी एक प्राकृतिक विद्युत आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई। जब हम रेडियो को नाब घुमाते हैं, वो गोल सा बटन होता है ना, उसको घुमाते हैं, डिजिटल ट्यूनिंग करते हैं, तो हम वास्तव में उस आंतरिक परिपथ के कैपेसिटर का मान बदलकर उसकी प्राकृतिक आवृत्ति को बदलते हैं। जैसे ही हमारे रेडियो की आंतरिक आवृत्ति अंतरिक्ष में तैर रहे किसी विशेष रेडियो स्टेशन जैसे 93.5 FM का प्रसारण आवृत्ति के बिल्कुल बराबर हो जाती है, वैसे ही विद्युत अनुनाद जो है की स्थिति पैदा होती है मेरे भाई। इसी अनुनाद के कारण उस स्टेशन के सिग्नल की विद्युत धारा का आयाम एम्पलीट्यूड अचानक बहुत बढ़ जाता है और रेडियो केवल उसी स्टेशन की आवाज को साफ साफ पकड़ लेता है मेरे भाई। इसको डिटेल से देख ला, आराम से पढ़ना, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है जल के अंदर उठने वाली तरंगे, जल के अंदर जो उठती हैं तरंगे, जल की सतह पर उठने वाली तरंगे क्रमशः किस प्रकार की होती है मेरे भाई। 2 तरंगे इसमें बताई है, एक तो ये तरंगे होती हैं और एक ये तरंगे होती हैं। एक तो जल के अंदर उठती हैं, ठीक है, एक तो क्या उठती है जल के अंदर, और दूसरी कहां, जल की सतह के ऊपर उठती है मेरे भाई। जल की सतह, जल की सतह ये वाली सतह, जैसे जमीन की सतह है ना, जमीन की सतह ये है, ये नीचे जमीन है, ये जमीन के अंदर का पानी है। चलो यहां पे सतह लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जमीन के अंदर है मेरे भाई, ठीक है।
ये जमीन के अंदर है मेरे भाई, ठीक है, ये जमीन की सतह हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके ऊपर काम करती है मेरे भाई, किस प्रकार की होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंदर अनुदैर्ध्य और सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे के जो है ये होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जल के अंदर उठने वाली तरंगे कौन सी होती है, अंदर उठने वाली तरंगे अनुदैर्ध्य और बाहर सतह पर उठने वाली जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है मेरे भाई, ठीक है। अभी आपको बता के आया था अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, ये पैरेलल चलती है मेरे भाई, सीधी चलती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन जो ये कहाँ गई, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। ये कैसे चलती है, ये ऐसे चलती है मेरे भाई। पानी की जो सतह होती है, पानी की सतह तो देखी होगी ना, जो ऊपर पानी तैर रहा होता है, जब लहरें आती है वो ऐसे ही तो चलती है, पानी की लहरें ऐसे ऐसे नहीं चलती। तो बस यही वो उदाहरण है जो बताया गया है, सिंपल सी बात है, इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 बोल रहा है गामा किरणों की खोज किसने की थी। जो ऊपर मैंने टेबल दिखाई थी सारी के बारे में बताया था, सारी किरणों के बारे में बताया था, अल्फा किरणें, गामा किरणें और जो है बीटा किरणें, इनकी खोज किसने की थी। आई होप आपने वो टेबल अच्छे से देखी होगी मेरे भाई। तो गामा किरणों की खोज किसने की थी मेरे भाई, किसने की थी वहां पे गामा किरणों की खोज, तो यहां पे लिखा होगा, यहां पे किसी ने भी नहीं की मेरे भाई, ठीक है। यहां पे हेनरी बेकुरल जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गामा किरणों की खोज किसने की थी, यहां पे आपको लिखा भी होगा, ये देखो गामा किरणों की खोज किसने की थी मेरे भाई, ये किसने की थी, यहां पे लिखा था ना यार, ये रहा, पोल विलार्ड ने की थी मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे हेनरी बेकुलर ने क्या किया था, रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियो धर्मिता, नीचे सब कुछ डिटेल में लिखा है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। रेडियो धर्मिता के अंदर ही आया था अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें मेरे भाई, गामा किरणें ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो गामा किरणें की खोज किसने की थी, गामा किरणें की खोज मेरे भाई नीचे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये देखो हेनरी बेकुरल ने 1896 में प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज की थी, जिसके आगे चलकर अल्फा, बीटा और गामा किरणों की जो है पहचान का रास्ता खुला मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, विल्हेम कॉनरेड रोंटजन ने की थी। अल्फा किरणों की खोज, अल्फा और बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और जो है यहाँ पे आगे क्या आएगा, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना मेरे भाई। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो ये भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, पोल विलार्ड ने खोज की थी मेरे भाई। आई बात समझ में, बस आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। अब सब कुछ देने के बाद भी आप नहीं पढ़ रहे ना, तो वो आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, आपका फॉल्ट है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है मेरे भाई, पैराबैंगनी किरणें का वह कौन सा भाग है जो ओजोन परत O3 द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। अभी हम ऊपर देख के आए थे, सूर्य से कुछ खतरनाक किरणें निकलती हैं जिनको जो है ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, मतलब जो है सोख लेता है। अगर ओजोन परत जो अवशोषित नहीं करता ना उन किरणों को, तो डायरेक्ट हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचा सकती थी। तो कौन सी किरणें हो जाएंगी मेरे भाई, आप सभी जानते हैं UVC किरणें हो जाएंगी, अल्ट्रावायलेट C प्रकार की जो है वो किरणें हो जाएंगी। सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। पैराबैंगनी किरणों को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C मेरे भाई। इनमें से अल्ट्रावायलेट C की तरंग दैर्ध्य 100 से 280 nm सबसे कम और ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। अत्यधिक खतरनाक होने के बावजूद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन गैस और ऑक्सीजन के गुण अणु इसे 100% यानी पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। ये भी याद रखना, ये जो किरणें होती है ना, अवशोषित करने वाली किरणें, कौन सी अवशोषित करने वाली, पैराबैंगनी किरणें, ये कौन सी लेयर में, पृथ्वी की कौन सी लेयर में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, समताप मंडल जो है लेयर जो है ना वायु की, उसके अंदर जो है ये पाया जाता है, पृथ्वी की लेयर मेरे भाई, ठीक है, उसके अंदर ये पाया जाता है और वहां पर जो है ये अवशोषित कर लेती है। इसी कारण प्राकृतिक परिस्थितियों में UV अल्ट्रावायलेट C प्रकार की, C कैटेगरी की जो किरणें होती हैं, ये अंश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है मेरे भाई, ठीक है। C के बारे में आपको मैंने बता दिया है, अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B के बारे में भी आप जरूर पढ़ लेना। यहां से अल्ट्रावायलेट A और B के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में किन 2 गुणों का होना आवश्यक है। तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में किन 2 गुणों का होना आवश्यक है, तो ये प्रत्यास्था इलास्टिसिटी और जड़त्व इनर्शिया का होना जो है ये जरूरी है। ये हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसको बैठ के डिटेल से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के दौरान वह स्थान जहां माध्यम के गण सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक नजदीक होते हैं क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर C यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग
आगे बढ़ती है। अनुदैर्ध्य तरंग आप सभी जानते हैं, इनको चलने के लिए ठोस, द्रव या फिर गैस के माध्यम की जरूरत होती है। तो माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस कंपन के दौरान कुछ स्थानों पर माध्यम के कण बहुत पास पास आ जाते हैं, जिससे संपीड़न कंप्रेशन का क्षेत्र कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेरे भाई, कोहरे, फोग में, कोहरा क्या होता है, ठंड में जो सर्दियों के मौसम में फोग जमती है ना, फोटोग्राफी करने के लिए और ऊष्मा संवेदकों में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए और ऊष्मा संवेदकों, हीट सेंसर में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड वेव्स का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अवरक्त किरणें तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो है दृश्य प्रकाश सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये तरंगे कोहरे, धुंध या फिर धुएं के बारीक कणों द्वारा बहुत कम परिकीर्णित होती है, जिससे ये कोहरे को आसानी से पार कर जाती है और साफ फोटो जो है खींचने में मदद करती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइए आवर्ती फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है। तो आप बताएंगे हर्ट्ज जो होता है ना, हर्ट्ज, ये जो है आवर्ती फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है। एक हर्ट्ज का वास्तविक अर्थ क्या है मेरे भाई, ठीक है। एक हर्ट्ज का जो वास्तविक अर्थ होता है ये कितना होता है, तो 1 कंपन प्रति सेकंड होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 1 कंपन प्रति सेकंड जो है 1 हर्ट्ज का वास्तविक अर्थ होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से डिटेल से आप इसको बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, अनुप्रस्थ तरंगे मुख्य रूप से किन माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये किन माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है मेरे भाई। केवल गैसों में नहीं, केवल ठोसों में और द्रवों की सतह पर, बिल्कुल सही बात है। निर्वात में नहीं की जा सकती, ठोस, द्रव और गैस तीनों के भीतर नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल ठोसों और द्रव की सतह पर जो है अनुप्रस्थ तरंगों को जो है उत्पन्न किया जा सकता है मेरे भाई। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में अपरूपणता, दृढ़ता का अनिवार्य होना अनिवार्य है। ठोस के पदार्थों का आकार निश्चित होता है और उनमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है, इसीलिए ये तरंगे ठोसों के भीतर आसानी से आगे बढ़ती है। गैसों और द्रवों के भीतर दृढ़ता का अभाव होता है, वे विरूपक बल लगाने पर बहने लगते हैं, इसीलिए द्रवों और गैसों के भीतर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। अनुप्रस्थ तरंगे जो है केवल ठोसों और द्रवों की सतह पर जो है विकसित की जा सकती है। बाकी यहाँ पे ये भी पढ़ लेना, हालांकि द्रवों की स्थिति पर पृष्ठ तनाव और गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण एक आभासी दृढ़ता आ जाती है, जिससे जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे शांत जल में पत्थर फेंकने पर जो है बन सकती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट की तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है जिसे मानव नेत्र देख सकता है। तो ये भी मैंने ऊपर बताया था कि भाई सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है कौन सा होता है जिसको हम देख सकते हैं। तो उसकी जो है सीमा कितनी होती है, यानी कि रेंज कितनी होती है। तो इसकी रेंज होती है मेरे भाई 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने ज्योग्राफी में बताया था, आई होप आपने पढ़ा होगा। अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर होती है, क्योंकि ये पैरेलल चलती है मेरे भाई, ठीक है। ये कैसे चलती है, ये पैरेलल चलती है, नीचे लिखा भी होगा। भूकंप आने पर पृथ्वी के भीतर से पिंड बॉडी वेव्स निकलती है, जिसमें पी तरंगे सबसे पहले होती हैं। पी तरंगे प्राइमरी वेव्स के माध्यम से कणों के कंपन की दिशा तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के समांतर पैरेलल होती है, इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंगे होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में किसके बराबर होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे मेरे भाई तरंगों की चाल निर्वात में किसके बराबर होती है। तो निर्वात में किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, चाहे रेडियो हो या फिर अल्फा किरणें, निर्वात में प्रकाश की गति से ही चलती हैं मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। बताया था मैंने, ऐसे
ये क्या होते हैं, ये शृंग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये गर्त होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इनकी बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, यानी कि वेवलेंथ इनके बीच की दूरी को बोला जाता है। इसको भी आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एक्स किरणों की खोज 1895 में किस वैज्ञानिक ने की थी, रोंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन का सबसे सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं सूर्य क्या है, सूर्य एक स्टैटिक है, स्थिर है। इसके चारों तरफ गति कौन कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार में गति कर रही है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार में कौन गति कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, क्योंकि ये इसका जो है उपग्रह हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सबसे सटीक उदाहरण हो जाएगा आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन का मेरे भाई, ठीक है। डिटेल से आप पढ़ लेना, यहां पे सब कुछ लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है जब किसी माध्यम में संपीड़न यानी कि कंप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां के घनत्व और दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व और दाब दोनों ही बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है पैरा बैंगनी किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है। अब यहाँ पे ये ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये भाई ये हुआ कैसे, ठीक है। ना तो एचएसएससी को कोई मतलब है कि ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है। वैसे तो ये फार्मूला कैसा है भाई, वो है हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना मैकेनिक्स का, उसमें हमने देखा था भाई डायमेंशनल फार्मूला, ये वही है। और कैसे बनते हैं ये भी मैंने वहां पर बताया था मेरे भाई, ठीक है। जो होती है ना उनके बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये जो फार्मूला है ये कैसे बनेगा इतना डिटेल से आपको नहीं जाना है, बस ये रट लेना है कि भाई पैरा बैंगनी किरणों का जो रेंज होता है वो कितनी होती है, 10⁻8 मीटर से लेके 4 × 10⁻7 मीटर तक जो है इसकी रेंज होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तरंग की आवृत्ति और उसके आयाम के बीच का क्या संबंध है। जो तरंग की आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच के संबंध क्या है, तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों ही स्वतंत्र राशियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा गया, पुल को पार करते समय सैनिक को कदम ताल न करने का निर्देश क्यों दिया जाता है, ये भी ऊपर मैं डिटेल से बता के आया हूं, बस आपको ऐसे ही रट्टे मारने हैं मेरे भाई, ठीक है। अनुनाद के कारण ऐसा होता है, पुल टूटने से बचाने के लिए जो है सेना को कहा जाता है भाई अब आप कदम ताल जो है एक साथ मत मिलाओ मेरे भाई, अदरवाइज पुल टूट जाएगा, और ऐसा अनुनाद के कारण होता है मेरे भाई, ठीक है। डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर मेरे भाई। 33 क्या कह रहा है मेरे भाई, 33 कह रहा है अवरक्त किरणें जिनको इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं, इनका यूज कहां पर किया जाता है, टीवी के रिमोट्स में किया जाता है। को ऊष्मीय तरंगे भी क्यों कहा जाता है, तो ऊष्मीय तरंगे इनका दूसरा नाम है। इनको ऊष्मीय तरंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग सभी वस्तुओं द्वारा अवशोषित होकर उनका तापमान बढ़ा देती है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ये डिटेल से आप पढ़ लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, तरंग संचरण की प्रक्रिया में माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, और इसको बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो सबसे आवृत्ति कम भाई रेडियो तरंगे की होती है, आप सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा कम रेडियो तरंगों की क्यों होती है, तभी तो हम सिम के अंदर जो है इसी तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहां से बैठ के सारा पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि अनुनाद की स्थिति में कंपन करने वाली वस्तु के किस गुण में भारी वृद्धि होती है, तो किस गुण में भारी वृद्धि होती है, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड में जो है ये भारी वृद्धि होती है मेरे भाई, ठीक है। अनुनाद होने पर वस्तु बहुत बड़े विस्थापन के साथ कंपन करने लगती है, जिससे ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं, अब ये चीज आपको समझ आएगी, जो सेना होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सेना चल रही है, मिलाकर जो है कदम चल रही है, अब वो एक साथ अपने कदम जमीन पर मारेगी, एक साथ अपने कदम जमीन पर मारेगी तो क्या बोलेगी, कंपन बढ़ जाएगी। कंपन क्या होगी, कंपन ज्यादा होने लग जाएगी, और कंपन ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो पुल जो है टूट जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं, ठीक है।
37 को देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा होगी ये वीडियो, ठीक है। 37 को देख लेते हैं, रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो है क्यों किया जाता है, ये बादलों और कोहरे को आसानी से पार कर संकेतों को सटीक दिशा में भेज सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारा चीज पढ़ लेना, सूक्ष्म तरंगे आपको समझ आ जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 38 क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, दृश्य स्पेक्ट्रम में वह कौन सा रंग है जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा, बैंगनी होता है मेरे भाई, ठीक है। सबसे कम किसकी आवृत्ति होती है, बैंगनी होती है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, मोस्टली क्वेश्चन यहां से पूछता है, और जितना मैंने इस पीडीएफ में दिया है ना, इतना भी आप पढ़ लोगे ना तो यकीन मानना HSSC, रेलवे, DSSS सब में जो है रेलवे के अंदर आपके वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। 39 बोल रहा है मेरे भाई, मुक्त दोलन किसे कहा जाता है। तो मुक्त दोलन किसे कहा जाता है मेरे भाई, जब वस्तु को विस्थापित कर छोड़ने पर अपनी स्वाभाविक आवर्ती से कंपन करे तो इसको जो है मुक्त दोलन बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं क्या मैंने, कहीं लिखा था यार इसका, चलिए पढ़ लेते हैं। जब किसी दोलन करने योग्य प्रणाली जैसे पेंडुलम को उसकी साम्य अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह बिना किसी बाहरी बल के कंपन करने लगती है मेरे भाई। इस स्थिति में वस्तु जिस निश्चित आवर्ती से दोलन करती है उसे उसकी प्राकृतिक या स्वाभाविक आवर्ती कहा जाता है। यदि माध्यम में कोई घर्षण या अवरोध न हो तो इस दोलनों का आयाम, एम्पलीट्यूड और कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, स्टैटिक रहती है, कांस्टेंट रहती है। आदर्श रूप में निर्वात में होने वाले ऐसे दोलनों को ही मुक्त दोलन कहा जाता है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था भाई, मुक्त दोलन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तरंग गति में वास्तव में किसका स्थानांतरण होता है। तो तरंग गति आप सभी जानते हैं, हमारा आज का चैप्टर का नाम भी क्या था, तरंग था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। वेव गति करती है, या तो वेव ऐसे गति करेगी या फिर ऐसे गति करेगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वास्तव में किसका स्थानांतरण होता है। तो भाई तरंग गति करेगी तो आप सभी जानते हैं किसका स्थानांतरण होता है, माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, वायु का नहीं होता है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि कण होते हैं वो तो स्टैटिक होते हैं ना एक जगह पर, मतलब कण जो है ये तो स्टैटिक रहेंगे, यहाँ पर स्टैटिक रहेंगे, सिर्फ स्थानांतरण किसका होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। सिंपल सी बात है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपने सामर्थ्य से जितना मेरे को आता था वो मैंने आपको यहां पर करवा दिया है। कंप्लीट तो ना तो मैं हूं ना तो कोई है मेरे भाई, फिर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई आपको कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। बस मेरे मोटिवेशन के लिए एक काम कर देना, हमेशा से बोलता हूं लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी हो आपके साथ उसके साथ शेयर कर देना मेरा भाई, ताकि कोई नहीं रहना चाहिए कंटेंट की कमी से जिसका सिलेक्शन ना हो मेरे भाई, ठीक है। लाइक शेयर कर देना, वीडियो को सेशन कैसे लगा वो भी मुझे बता देना, ऑनेस्टली अपना फीडबैक दे देना। टेलीग्राम शेयर कर लेना, सारी जो है पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, और कल वाली क्लास में हम जो है 5वां चैप्टर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।